स्वागत है आपका आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एग्री प्रेप के ऊपर। आज ये सीड टेक्नोलॉजी का तीसरा लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर हम सीड डोरमेंसी डिस्कस करेंगे, सीड की वायबिलिटी डिस्कस करेंगे और जो कैटेगरी ऑफ सीड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी है क्या? देखिए, सीड डोरमेंसी जब भी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये सीड की एक इनर कैपेबिलिटी है। क्या है? उसकी इनर कैपेबिलिटी है। सीड डोरमेंसी किसी भी सीड की इनर कैपेबिलिटी है। अगर सीड को हम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो वही सीड की क्या होगी? डोरमेंसी होगी। तो इन एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इवन ए फेवरेबल कंडीशन, सारी फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सोयल, उसके बावजूद भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टीज, तो हम उसको सीड डोरमेंसी का नाम दे देंगे। तो इतना से समझना है कि सीड डोरमेंसी किसी भी सीड की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। अब जो नेक्स्ट एक नोट लगा के आप पॉइंट लिखिए, क्विसेंस। अब ये क्विसेंस क्या चीज है? इसमें सीड जर्मिनेट नहीं होता हमारे कारण, क्योंकि हम उस सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं। अगर सीड को उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती और अनफेवरेबल कंडीशन में वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं क्विसेंस। अब जो ये सीड डोरमेंसी है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी सीड डोरमेंसी, सेकेंडरी सीड डोरमेंसी, डीप डोरमेंसी, रिलेटिव डोरमेंसी, इनफोर्स्ड डोरमेंसी। इनको हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो इतना से समझना है कि सीड डोरमेंसी के अंदर जो सीड है वो अपनी इनर प्रॉपर्टी के कारण जर्मिनेट नहीं कर पाता है, और क्विसेंस के अंदर सीड अनफेवरेबल कंडीशन के कारण जर्मिनेट नहीं कर पाता। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की डोरमेंसी, जिसमें पहली है प्राइमरी सीड डोरमेंसी। प्राइमरी सीड डोरमेंसी क्या है? इसे इनेट डोरमेंसी भी कहा जाता है। देखिए, प्राइमरी डोरमेंसी समझने से पहले आप समझिए कि ये जो प्राइमरी सीड डोरमेंसी ये जेनेटिक फैक्टर के कारण आती है, जो जीन्स होते हैं उनके कारण आती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। तो ये जो सीड डोरमेंसी है वो सीड के जेनेटिक फैक्टर के कारण, उसके जन्मजात के से ही कारण उसके अंदर जो डोरमेंसी आती है। और ये कुछ केमिकल फीचर्स होते हैं सीड के, उसके कारण ये डोरमेंसी हमें देखने को मिलता है। तो प्राइमरी सीड डोरमेंसी में आपको याद रखना है कि इसे इनेट डोरमेंसी भी कहा जाता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हमें देखने को मिलती है, और इसमें जो केमिकल फीचर्स हैं सीड्स के, उसके कारण ये जो डोरमेंसी देखने को मिलती है। सेकंड जो सेकेंडरी डोरमेंसी आती है, इसे क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड डोरमेंसी भी कहा जाता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर का जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रोट कंडीशन आ गई, जैसे वीट की क्रॉप ग्रो की और ड्रोट कंडीशन आ गई, तो क्या वीट ड्रोट कंडीशन में ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, ज्यादा पानी भर गया, तो क्या उसमें भी वीट ग्रो कर पाएगा? या मान लीजिए हाई टेम्परेचर है, अब सीड है, जो वीट का सीड है वो 15 डिग्री सेल्सियस या इससे कम या लेस देन उस पर अच्छे से ग्रो करता है। मान लीजिए टेम्परेचर ही 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ रहा है, तो क्या वीट ग्रो कर पाएगा? तो ये सारे क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिनके कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता और सीड के अंदर सेकेंडरी डोरमेंसी आ जाती है। तो प्राइमरी डोरमेंसी जेनेटिक फैक्टर के कारण आती है, उन्हें इनेट डोरमेंसी कहा जाता है। और ये केमिकल फीचर है किसी भी सीड का, ये केमिकल फीचर्स के कारण आती है, जिसके कारण जो सीड होता है उसका सीड कोट है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। सेकेंडरी डोरमेंसी के अंदर इसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण आती है, और जो एनवायरमेंट फैक्टर है, ड्रोट, वाटर लॉगिंग, हाई टेम्परेचर, बहुत से एनवायरमेंट तो बहुत हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो तीसरी डोरमेंसी है वो पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी डोरमेंसी डीप डोरमेंसी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डीप डोरमेंसी। मान लीजिए कोई प्लांट है जो कि ग्रो होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हम उसे हमारे राजस्थान में ले आए मान लीजिए। अब वहाँ उसको कूल टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, उसके अंदर वो ग्रो होता है। अगर हम उसके राजस्थान में ले आए तो वो डोरमेंस कंडीशन में चला जाएगा। मतलब कि
सीड ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट, या उसको डोरमेंसी रहने के लिए हमेशा ही डोरमेंट रहेगा, अगर हम उसे रास्ता में ले तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो डीप डोरमेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन बेस होती है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट बेस होती है। अगर हम वो क्लाइमेट उसे चेंज कर दें तो उसमें सीड में डोरमेंसी आ जाती है। अगली है रिलेटिव डोरमेंसी। रिलेटिव डोरमेंसी क्या है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए वीट का। वीट के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो लेस देन 15 डिग्री, वीट के लिए वो है वो लेस देन 15 डिग्री। अगर हम उसको 15 डिग्री से या मान लीजिए उसको 20 डिग्री से ऊपर ग्रो करें तो क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब डोरमेंसी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बेस्ड डोरमेंसी हो कि अगर वीट को 15 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मिला तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, और अगर मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस मिला तो वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। इनफोर्स डोरमेंसी क्या है? कुछ नहीं है, एक सीड है, उसको एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर बोना है, और हमने उस पर्टिकुलर डेप्थ से ज़्यादा सीड को बो दिया, उसको डीपर साइड में बो दिया, तो उसके अंदर वो सीड कभी जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगी? डोरमेंसी आ जाएगी। तो डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड ड्यू टू सीड आर नॉट जर्मिनेट, ये भी एक रीजन है सीड डोरमेंसी का। तो हमने सीड डोरमेंसी के अलग अलग टाइप्स पढ़े, प्राइमरी डोरमेंसी पढ़ी, सेकेंडरी डोरमेंसी पढ़ी, तीसरी हमने डीपर डोरमेंसी पढ़ी, रिलेटिव डोरमेंसी पढ़ी, इनफोर्स डोरमेंसी पढ़ी। ये डिफरेंट टाइप्स है। अब हम ये जो डोरमेंसी है ना, इसको ब्रेक करेंगे, इस डोरमेंसी को तोड़ेंगे। इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं, एक होता है स्कैरिफिकेशन, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी आप ये लिख सकते हैं, डोरमेंसी है उसको मेथड ऑफ सी डोरमेंसी ब्रेक, सी डोरमेंसी को तोड़ने वाला, जो सी डोरमेंसी आ गई थी हम उसको अभी ब्रेक करने वाले हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है स्कैरिफिकेशन और एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, हम इसमें सीड की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करते हैं, या तो फिजिकली या केमिकली। अब देखिए सीड डोरमेंसी में कैसे तोड़ा जाता है, सीड डोरमेंट कैसे होता है, उसका जो आउटर सीड कोट है वो हार्ड हो जाता है। अब हमें उसे लूज करना है जिससे वो सीड जर्मिनेट कर सके। तो सीड कोट डू नॉट जर्मिनेट ड्यू टू हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड, सो इन द मेथड लूज सीड कोट। तो ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है? सीड कोट को लूज करने के लिए। अब इसके अंदर आपको जो चीज याद करनी है, स्कैरिफिकेशन के कौन कौन से मेथड है? एसिड ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो ये 4 ट्रीटमेंट आपको एग्जाम्पल याद करना है। जैसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शन में 3 अलग ट्रीटमेंट दे जाएंगे, एक इनमें से 3 दिया जाएगा और पूछेगा कि स्कैरिफिकेशन का क्या एग्जाम्पल है। तो हमें पता होना चाहिए एसिड ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और हार्मोनल ट्रीटमेंट। अब एसिड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कंसनट्रेट H2SO4 को 1 किलो सीड 100 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर डीप कर दिए जाते हैं 2 से 3 मिनट तक। ये हो गया एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट क्या है? कंसनट्रेटेड H2SO4 को, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 किलो सीड है, उसके अंदर 100 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 को 2 से 3 मिनट के लिए यूज किया जाता है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या है? मैकेनिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, जो सैंड पेपर आता है उस रेजमाल जिसे बोलते हैं ना भाषा में, रेजमाल, तो जो सैंड पेपर आता है उसको सीड पर रब किया जाता है, जिससे उसका जो आउटर सीड कोट है वो नरम हो जाता है, लूज हो जाता है। बिटर गोल्ड के अंदर सेड स्कैरिफिकेशन किया जाता है, और जो लोटस सीड है, लोटस के सीड है वो हार्डेस्ट सीड होते हैं, तो उनको भी रब किया जाता है सैंड पेपर की हेल्प से। तो मैकेनिकल ट्रीटमेंट के अंदर मेनली जो यूज किया जाता है वो सैंड पेपर यूज किया जाता है। तीसरा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। कुछ नहीं है, 75 to 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सीड को बॉईल करना है 20 मिनट तक, तो सीड क्या है थोड़े नरम हो जाएंगे, उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। एक है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट कौन कौन से? एक तो जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया जाता है, एक साइटोकाइनेन से ट्रीट किया जाता है, एक आप याद रख सकते हैं कि पोटैटो के अंदर थाइयोडिया 1% और KNO3 1 to 3% से भी ट्रीट किया जाता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो मेनली जो स्कैरिफिकेशन है उसके अंदर एसिड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट और हार्मोनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एसिड ट्रीटमेंट के अंदर कंसनट्रेट H2SO4 2 से 3 मिनट के लिए यूज की जाती है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में एक सैंड पेपर यूज किया जाता है, बिटर गोल्ड और लोटस सीड आप याद रख सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में 20 मिनट तक 7 to 100 डिग्री टेम्परेचर पर 75 to
100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है सीड को। हार्मोनल ट्रीटमेंट के अंदर जिबरेलिक एसिड और साइटोकिनिन यूज किया जाता है। पोटैटो के अंदर 1% थाइयूरिया और 1 to 3% KNO3 का यूज किया जाता है सीड की डोरमेंसी के लिए। अब हम चलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन भी आसान सा है, इतना सा ध्यान रखना है उसमें कि टेम्परेचर लो रखा जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इतना सा ही डिफरेंस है। जो स्कैरिफिकेशन होता है उसके अंदर सीड कोट के कारण डोरमेंसी आती है, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो फैक्टर होते हैं उसके कारण से डोरमेंसी आती है। अब एक बात बताइए, एम्ब्रियो एक नाजुक चीज़ है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हम क्या रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटिफिकेशन के जो डोरमेंसी ब्रेक मेथड है उसके अंदर टेम्परेचर है वो लो रखते हैं, और इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल है सीड ट्रीटमेंट का चिलिंग ट्रीटमेंट। ये 2.4 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स के लिए ट्रीट किया जाता है सीड को, तो उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। तो ये ईजी सा है स्ट्रेटिफिकेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखो, स्कैरिफिकेशन के अंदर हम टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, और वो जो डोरमेंसी आती है वो सीड कोट के कारण आती है, और स्कैरिफिकेशन के अंदर जो डोरमेंसी फैक्टर होता है वो एम्ब्रियो होता है, और इसके अंदर टेम्परेचर है वो लो रखा जाता है। इतनी सी बात है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इसी से। एक तो थी डोरमेंसी, एक होती है सीड की वाइबिलिटी। तब हम वाइबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम सीड की वाइबिलिटी डिस्कस करेंगे। अब सीड वाइबिलिटी होता क्या है? एक सीड है वो जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट कर गया लेकिन उसका जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। एक दूसरा सीड है वो जर्मिनेट कर गया लेकिन उसका जो प्लांट डेवलपमेंट है वो अच्छा हुआ। सीड की एबिलिटी जर्मिनेट करने की, उसे ही वाइबिलिटी कहते हैं। सीड की जर्मिनेट एबिलिटी को ही सीड वाइबिलिटी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ सीड और एम्ब्रियो टू जर्मिनेट। एबिलिटी मतलब वो कैसा जर्मिनेट हुआ, उसके द्वारा जो प्लांट डेवलप हुआ वो हेल्दी प्लांट जर्मिनेट हुआ। जितना प्लांट हेल्दी जर्मिनेट होगा उतनी सीड की वाइबिलिटी होगी। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब सीड वाइबिलिटी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट उसमें एक है टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। वैसे तो ये टेस्ट लिखते होते हैं, इनके आपको नेम याद रखने हैं। जैसे टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में तो हम नेक्स्ट कंप्लीट पढ़ेंगे। इंडिगो कार्बन टेस्ट के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये जो टेस्ट है वो फॉरेस्ट और श्रब के जो सीड्स होते हैं उनके लिए सुटेबल माना जाता है। गाडा टेस्ट की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, फुल फॉर्म मस्ट है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट का आपको नाम याद रखना है। ग्रोडेक्स मिक्सर का आपको, ग्रोडेक्स टेस्ट का आपको नाम याद रखना है। तो इसमें हम टेट्राजोलियम टेस्ट को एकदम डीपर पढ़ेंगे। बाकी जो आप देख सकते हैं कि सीड की वाइबिलिटी, सीड की जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है उसको ही बताता है। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिनको आपको नाम पता होना चाहिए, और टेट्राजोलियम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टेट्राजोलियम टेस्ट। तो टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए किया जाता है? सीड की वाइबिलिटी को चेक करने के लिए कि सीड की जो जर्मिनेट कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसमें आपको पहले बात तो एक केमिकल याद रखना है, 2,2,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसमें क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, ब्रोमाइड भी लिखा सकता है, ब्रोमाइड का यूज भी किया जा सकता है। तो 2,2,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये एक क्विकेस्ट मेथड है। टेट्राजोलियम टेस्ट है वो एक क्विकेस्ट मेथड है। इसको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक सीड है, इस सीड को ऐसे एक कट लगाया जाता है, तीखा कट लगाया जाता है, तो ये सीड कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो कट है यहाँ से एक्सपोज हो जाता है, क्या एक्सपोज हो जाता है, एम्ब्रियो एक्सपोज हो जाता है। मतलब इसको इस तरीके से कट लगाया जाता है कि इसका जो एम्ब्रियो है वो हमें दिखने लग जाए। फिर उस सीड को इस जो 2,2,3 ट्राइफिनाइल केमिकल है इसके अंदर डाला जाता है, सीड को डिप किया जाता है। ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए कि कोई सीड, जैसे मान लीजिए ये कोई सीड है, ये वाइबल है तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी मतलब रेस्पायरेशन होगा, और रेस्पायरेशन होगा तो एक एंजाइम होता है रेस्पायरेशन के अंदर, एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। अब ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस फॉर्माजन के साथ रिएक्ट करके
ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस फॉर्माजिन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर या पिंक कलर या डार्क रेड कलर सीड करता है तो सीड वाइबल हो जाता है। और अगर सीड वाइबल ही नहीं, अगर सीड डू नॉट वाइबल तो रेस्पायरेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होगी, तो डिहाइड्रोजिनेज जैसा कोई एंजाइम नहीं होगा, तो रिएक्ट किसके साथ करेगा? फॉर्माजिन के साथ। फॉर्माजिन जैसी अब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कलर कहाँ से आएगा? तो बेसिकली हमें टेट्राजोनियम टेस्ट के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि सीड वाइबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो केमिकली यूज किया जाता है वो 2,2,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम टेस्ट, टेट्राजोनियम क्लोराइड, और ये एक क्विकेस्ट मेथड है। जितने भी एप्लीकेबल जितने भी क्रॉप्स हैं उन पे एप्लीकेबल है। अगर सीड वाइबल हुआ तो रेड और पिंक कलर सीन होगा, अगर सीड वाइबल नहीं हुआ तो किसी प्रकार का कोई कलर सीन नहीं होगा। ये जो कलर है ये किसके कारण आता है? फॉर्माजिन नामक एक केमिकल के कारण आता है। ये केमिकल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करके रेड या पिंक कलर दिखाता है, और ये उसी में आता है जो सीड वाइबल होते हैं। तो ये टेट्राजोनियम टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब जो हम नेक्स्ट सीड की कैटेगरी पे चलेंगे, जो अलग अलग कैटेगरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 कैटेगरी के अंदर, 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है न्यूक्लियस सीड, उसके बाद ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड लास्ट सर्टिफाइड सीड। तो पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम न्यूक्लियस सीड। अब देखिए न्यूक्लियस सीड क्या होता है कि ये एक, जब भी कोई सीड की या जब भी कोई वैरायटी बनाई जाती है तो उसका जो इनिशियल सीड होता है वो हमेशा न्यूक्लियस सीड होता है। जो भी ब्रीडर कोई वैरायटी बनाता है वो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस सीड बनाता है। तो इनिशियल सीड ऑफ एनी इम्प्रूव्ड वैरायटी विच ऑलवेज लिमिटेड इन क्वांटिटी, और ये क्या है? क्वांटिटी में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। न्यूक्लियस सीड हमेशा एक ओरिजिनल या ओरिजिनेटिक प्लांट ब्रीडर ही प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस भी एक एक्सपेरिमेंटल फार्म होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होती हैं, वही प्रोड्यूस किया जाता है। और किसके सुपरविजन में? जो इस सीड का ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है उसकी निगरानी में सारी चीजें की जाती हैं। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। इसका भी एक रीजन है। जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी 100% इसलिए रहती है कि इम्प्योरिटी के चांस वहां आते हैं जब चीजें वाइड में चली जाएंगी, जब चीजें बहुत से लोगों के हाथ में हो। यहाँ तो केवल एक प्लांट ब्रीडर है, समझ लो। तो यहाँ जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी 100% होती है, सर्टिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। एक बात बताइए, जब चीज किसी को बेचनी ही नहीं, जब चीज किसी को देनी ही नहीं, सर्टिफिकेशन कब जरूरत पड़ता है? कि हम सीड एक फार्मर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो कंपनी या जो फार्मर या जो रिसर्चर सीड बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो सर्टिफिकेशन होता है कि एक बेकार सीड या खराब सीड नहीं देते, कुछ रूल एंड रेगुलेशन ही तो होते हैं सर्टिफिकेशन के अंदर। अब इसका मालिक ये एक प्लांट ब्रीडर है, इसको क्या नीड है सर्टिफिकेशन की भाई? इसलिए नो रिक्वायर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, नो टैग, नो लेबल। किसी प्रकार के कोई टैग की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कोई लेबल की जरूरत नहीं है। यूज फॉर प्रोडक्शन ब्रीडर सीड, इनका यूज किस लिए किया जाता है? इनका यूज किया जाता है ब्रीडर सीड के लिए। तो ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी हुई? न्यूक्लियस सीड की हुई। और इट इज नॉट फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूटर, ये जनरल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, इनका यूज केवल ब्रीडर सीड के लिए किया जाता है। तो न्यूक्लियस सीड के अंदर आपको देखने क्या क्या चीज देखनी है। यह इम्प्रूव्ड वैरायटी के इनिशियल सीड हैं, इन्हें केवल प्लांट ब्रीडर ही प्रोड्यूस करता है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसके द्वारा? एक ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के द्वारा। इनका जो फिजिकल प्योरिटी है वो 100% होती है, इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होती है। इनकी सर्टिफिकेशन की किसी प्रकार की रिक्वायर्ड नहीं होता, ना किसी प्रकार के टैग की जरूरत है, ना किसी प्रकार के लेबल की जरूरत है। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप एक न्यूक्लियस सीड के लिए रखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रीडर सीड के ऊपर। हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास ऑफ सीड, ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड क्या है? एक चीज इसमें समझ सकते, एक कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऐसे मान सकते हो एक बच्चा। अब बच्चा किससे प्रोड्यूस होता है? पहले वाले से। प्रोजेनी मतलब पहले वाले से। तो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी न्यूक्लियस सीड होगा।
अब इसके आगे फाउंडेशन सीड होगा, फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी होगा, ब्रीडर सीड की होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो ब्रीडर सीड में एक चीज है कि ब्रीडर सीड प्रोजेनी है न्यूक्लियस सीड की और खुद की भी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस सीड हो गया, न्यूक्लियस सीड, फिर आता है ब्रीडर फर्स्ट और फिर आता है ब्रीडर सेकंड। अब ये तो इसकी प्रोजेनी है, लेकिन ब्रीडर सेकंड किसकी प्रोजेनी है, ब्रीडर फर्स्ट की। तो अगर आपको जो क्वेश्चन आए तो उसमें एमसीक्यू आए तो उसमें लिखा है कि ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, बोथ ए एंड बी। तो आप चूज करेंगे बोथ ए एंड बी, न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड बोथ। ये भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके द्वारा, या तो इनका जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है या उस प्लांट ब्रीडर ने किसी दूसरे प्लांट ब्रीडर को स्पॉन्सर किया है, उनके अंदर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये भी कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिसर्च फार्म पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनकी जेनेटिक प्योरिटी भी 100% होती है, इनकी फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। इन्हीं में भी किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनका यूज किसके लिए किया जाता है, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी हुई, ब्रीडर सीड की। इट इज नॉट फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होते हैं। टैग कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रीडर सीड का टैग कलर गोल्डन येलो होता है और इसकी जो टैग साइज है 12 मीटर इसकी लंबाई होती है, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये एक ब्रीडर सीड के बारे में था। तो हमें रिवीजन करके चलना है। ब्रीडर सीड किसकी प्रोजेनी है, न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या तो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर द्वारा या स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर द्वारा। इसका जो टैग कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन येलो। इसकी टैग साइज कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। इनका जो प्रोडक्शन किया जाता है, इनसे जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किन सीड का किया जाता है, फाउंडेशन सीड का। सर्टिफिकेशन में इसमें किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फाउंडेशन सीड के ऊपर। सीड की तीसरी क्लास फाउंडेशन सीड। अब देखिए फाउंडेशन सीड क्या है। फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है, किससे बनता है, तो ब्रीडर सीड से बनता है। इसे मदर सीड भी कहा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि मदर सीड किसे कहा जाता है, तो फाउंडेशन सीड की कैटेगरी हुई मदर सीड कहा जाता है। इससे जो प्रोड्यूस करती है वो एनएससी करती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो उनके सुपरविजन में ये प्रोड्यूस होते हैं और एनएससी के अंडर ये प्रोड्यूस होते हैं। और सुपरविजन होता है वो रिसर्च साइंटिस्ट का होता है। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.5% होती है और फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% होता है। मतलब कि 2% इसमें क्या होता है, इनर्ट मैटर होता है। 2% में इनर्ट मैटर। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है और इन सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, SSCA, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड, और इन्हें जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी दिया जाता है, लेकिन प्रोग्रेसिव सीड ग्रोवर को। अब प्रोग्रेसिव सीड ग्रोवर कौन है, जो रुचि रखते हैं नई नई वेराइटीज, नई नई सीड बनाने में, जो पीछे कई सालों से जो फार्मर्स वो काम कर रहे हैं नए सीड्स नई वेराइटी बनाने में, उनको ये सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टैग कलर होता है वो वाइट होता है, लेबल का कलर है वो ओपेलिन ग्रीन होता है, और जो टैग इश्यू करता है वो सीड सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर करता है जो कि SSCA से होता है। एंड जो लेबल इश्यू करता है वो कोई भी जो भी प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करती है। जो साइज ऑफ लेबल है वो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 7.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड। अब हम पढ़ेंगे सर्टिफाइड सीड। तो फाउंडेशन सीड के अंदर हमें इतना रखना है किसकी प्रोजेनी है, ब्रीडर सीड की। इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ ग्रो किए जाते हैं, कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर। किसके सुपरविजन में, रिसर्च साइंटिस्ट के में। जेनेटिक प्योरिटी 99.5%, फिजिकल प्योरिटी 98%। सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, कौन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, SSCA, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इनका जो प्रोडक्शन है वो सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है।
और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। कि इन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो प्रोग्रेसिव सीड ग्रोवर है उन्हें केवल। इसका जो टैग कलर होता है वो व्हाइट होता है, इसका जो लेबल कलर होता है वो ओपल एंड ग्रीन होता है। टैग इश्यू को कौन करता है? जो सीड सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर है वो टैग इश्यूज करता है, और लेबल इश्यू करता है जो भी प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट होता है। लेबल की साइज की बात करें तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 75 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सर्टिफाइड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सीड की क्लासिफिकेशन की लास्ट क्लास सर्टिफाइड सीड। ये किसकी प्रोडक्शन होती है? ऑब्वियसली फाउंडेशन सीड की। प्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं? प्रोग्रेसिव फार्मर के फील्ड पे। किसके सुपरविजन में? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है, फिजिकल प्योरिटी इनकी 98% होती है। अगर सर्टिफिकेशन इनमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। टैग कलर होता है वो इनका अजर ब्लू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लेबल कलर होता है वो सेम फाउंडेशन सीड के ओपल एंड ग्रीन। टैग इज इश्यू बाय स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी, एंड लेबल कौन इश्यू करती है? जो प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट है। लेबल की जो साइज है 50 सेंटीमीटर लेंथ और 75 सेंटीमीटर विड्थ। ये बेसिक जानकारी है सर्टिफाइड सीड की। फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एनएससी के सुपरविजन के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर्स के फील्ड में ग्रो किए जाते हैं। जेनेटिक प्योरिटी 90%, फिजिकल प्योरिटी 98%। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। टैग कलर अजर ब्लू होता है, लेबल कलर ओपल एंड ग्रीन होता है। टैग इज इश्यू बाय एसएससी, लेबल प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट। लेबल की जो साइज होती है वो 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 75 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अब हम कुछ ऐसे सीड होते हैं, अदर कैटेगरी ऑफ सीड होते हैं, जिसमें एक रजिस्टर्ड सीड आता है और एक और सीड की कैटेगरी होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन ये क्लास कंप्लीट करते हैं। अब हम दो ऐसी कैटेगरी हैं जो डिफरेंट। एक है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड हमें इंडिया की, ये जो रजिस्टर्ड सीड की कैटेगरी है ये इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। और इस रजिस्टर्ड सीड का जो टैग कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, और ये किसकी प्रोजनी होती है? फाउंडेशन सीड की। तो रजिस्टर्ड सीड में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये कैटेगरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इनका जो टैग कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। ये किसकी प्रोजनी होती है? फाउंडेशन सीड की। अब हम सेकंड एक और कैटेगरी है ट्रूथफुल लेबल सीड। अभी ट्रूथफुल लेबल सीड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि जनरल फार्मर को भी नई वैरायटी, नए सीड प्रोड्यूस करने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दिस टाइप सीड नॉट अंडर एनी सीड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। अगर कोई फार्मर सीड प्रोड्यूस करता है और ट्रूथफुली लेबल सीड मेथड के थ्रू और किसी फार्मर को देता है और फार्मर ग्रो करता है और किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता, तो किसी भी सीड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हालांकि टाइम टू इंस्पेक्शन जरूर होते हैं, बट गारंटी किसी की भी सीड डिपार्टमेंट की नहीं होती कि क्यों नहीं ग्रो हुआ, क्यों नहीं टर्मिनेट हुआ। टेस्टेड ओनली फिजिकल प्योरिटी। इनकी फिजिकल प्योरिटी ही टेस्टेड की जाती है, जेनेटिक प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। बाय दिस मेथड एनी फार्मर प्रोड्यूस सीड, लेबलिंग इज कंपल्सरी बट सर्टिफिकेशन टेम्परेरी होता है, कभी हो भी जाता है, कभी रिक्वायर्ड भी नहीं रहता। जो टैग कलर होता है वो एक ओपल ग्रीन रहता है। साइज जो लेबल की रहती है वो 15 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, 10 सेंटीमीटर विड्थ रहती है। तो इस क्लास में हमने शुरू में सीड डोरमेंसी पढ़ी, सीड की डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी को ब्रेक कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने क्लासेस ऑफ सीड पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, आइसोलेशन डिस्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।